हेलो दी। पिछले 4-5 दिन पहले मैं बच्चे और घर के काम के कारण फ्रस्ट्रेटेड होने के कारण मेरे हस्बैंड से लड़ाई हो गई। मैंने किसी से कुछ शेयर नहीं किया। उस दिन मैंने ससुर के फ़ोन में उन दोनों की रिकॉर्डिंग सुनी। हस्बैंड ने ससुर को फ़ोन करके सब कुछ ज्यों का त्यों बोल दिया कि दोनों की क्या बहस हुई। और तो और कुछ बातें जो मैं सोचती तक नहीं वो भी बोल दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे उनको बोलना चाहिए कि मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है आप दोनों की। हस्बैंड सामने मीठा बोलते हैं। मैंने सोचा नहीं था जो किसी से ऐसे बोल सकते हैं अपनी वाइफ के लिए, अपने को ऊपर रखने के लिए। देखो, ऐसे हस्बैंड अगर आपके पास है ना, वैसे ऐसे नहीं, हस्बैंड ऐसे ही होते हैं। वो आपके लिए एग्जैक्टली क्या फील करते हैं ना, वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन वो अपने घर वालों के सामने आपको क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं और अपने घर वालों के सामने खुद को क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं एज अ हस्बैंड, वो बिल्कुल अलग होता है ना। तो इसमें ये मान के चलो कि 99.99% इसी तरीके के होंगे। इसका इशू मत बनाओ। हाउ टू हैंडल दिस, ये वाली चीज़ है। तो सिंपल सी बात है, जब तक आपका राजीनामा चल रहा है हस्बैंड वाइफ का, ये मान के चलो कि आप और आपके हस्बैंड उस चीज़ में शामिल हैं। ठीक है, चाहे वो घर के काम हो या आपके बेडरूम के सीन हो या आपकी कहीं प्यार भरी शॉपिंग हो, कुछ भी हो, जब तक आपका राजीनामा चल रहा है। ठीक है, लेकिन जब आपका कोई क्लैश है या फिर कुछ भी हो रहा है, तो आप ये मान के चलो कि आप सिर्फ अपने हस्बैंड से नहीं कह रही हैं, आप ये सारी बातें उसके पूरे घर वालों से कह रही हो। तो जितनी कह रही हो वो उतनी बोलो, उतनी ही बात। मतलब ये तय रखो दिमाग में कि ये चीज़ें मैं सपोज करो कि मैं उन पांचों चारों जितने भी आपके परिवार में लोग हैं उन सबके सामने कह रही हूँ। अगर अब हस्बैंड बता देते हैं जू का त्यों, तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं बताते तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिंपल होता है। आप ये मत मान के चलो कि मैं अपने पति से बात कर रही हूँ जब झगड़ा हो रहा है या कोई क्लैश हो रहा है। आप ये मान के चलो कि मैं उनकी पूरी फैमिली से बात कर रही हूँ और उसी के हिसाब से बात करो, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। ऐसे लोगों का इलाज ये होता है। उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो नहीं बदलेंगे, लेकिन आपका रिएक्शन करने का तरीका बदल जाएगा, आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा एंड यू विल बी सॉर्टेड। इसी तरीके के छोटे, लेकिन जो फ़ील कर रहा है बड़े, और कई बार हम पज़ल्ड महसूस करते हैं ऐसी कंडीशन में, पर कोई सामने वाला थोड़ा-सा बता देता है अपने एक्सपीरियंस के थ्रू या फिर किसी और की देखी हुई बात के थ्रू, तो हम लोगों को एक आइडिया मिल जाता है कि हाउ टू डील दिस सिचुएशन। एंड यही इस चैनल के थ्रू इसके व्यूअर्स की लाइफ में हो भी रहा है। तो आज के हम एपिसोड के जवाब ढूँढने के लिए बैठे हैं। फटाफट से ये वाला एपिसोड शुरू करते हैं। आओ बहन, बातें करें। आपकी करवा चौथ की तैयारी कैसी चल रही है बीमारी में? अभी देखो, बीमारी अलग चीज़ चल रही है जो परेशानी है एंड एक्सर्शन, बट फिर भी स्किन आप देख रहे हो। अभी मैं पूरे दिन का काम करके देन बैठी हुई हूँ, सुबह से जो मेरा रूटीन रहता है, देन अब ये जो स्किन है, ये केवल और केवल क्योर स्किन की वजह से ये, इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ, अब मुझे सिर्फ प्रोडक्ट के पैसे देने पड़े हैं, डॉक्टर से कंसल्टेशन के कोई पैसे नहीं देने पड़े। अगर आपके पास टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा स्किन केयर के लिए देने के लिए, तो आपको एक ऐसी ऐप की ज़रूरत होती है जो स्पेशली कस्टमाइज्ड आपके लिए स्किन केयर प्रोडक्ट रिकमेंड कर दे एंड आपके लिए बस वो प्रोडक्ट अप्लाई करना है एंड यू आर गुड टू गो। अगर अभी मैं अभी स्किन पे ना करूँ फेशियल या कुछ भी, देन सिंपल मेकअप एंड ठीक है ना। अभी इसमें मेरे को कुछ इशू हुए थे इस टाइम पे, पिछले अभी रिसेंट 2 हफ्ते पहले लगभग। तो जब भी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी एंड ऑयली स्किन यो भी था, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर कुछ दाने से हुए, मुझे स्टार्टिंग में शुरू हो गए थे यहाँ पर होने, तो मैं थोड़ी वरीड थी। देन मैंने फॉलो अप लिया, क्योंकि उसमें आप ऐसा नहीं है, देखो एक तो मंथली चेकअप वो लोग शेड्यूल करते हैं। अगर आपको बीच में भी कभी लगता है कि ज़रूरत है, देन आप कर सकते हो अपना फेस का फ़ोटो लगा के, आप वहाँ पे एनालाइज कर सकते हो दोबारा, तो डॉक्टर से आप बात कर सकते हो। तो जब वो फॉलो अप लिया मैंने, तो जो अभी नई प्रॉब्लम आई थी उनको देखते हुए उन्होंने कुछ प्रोडक्ट मुझे रिकमेंड करे। An uneven skin tone and under eye dark circle. I have added in your case vitamin ABC. This you will be applying 3 alternate nights. देखो, ये एक नई उन्होंने क्रीम मेरे को रिकमेंड करी और मैंने इसको मंगा लिया एंड देन अब इसको भी कैसे यूज़ करना है वो उन्होंने बता दिया। अब इसमें मुझे सिर्फ प्रोडक्ट के पैसे देने पड़े हैं, डॉक्टर से कंसल्टेशन के कोई पैसे नहीं देने पड़े। साथ ही आपको डाइट प्लान मिल जाता है, वाटर इनटेक रिमाइंडर मिल जाते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बीच बीच में रिमाइंडर आते रहेंगे आपके फ़ोन पर। ये सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनके आपके कोई पैसे नहीं देने। और प्रोडक्ट के भी जो पैसे हैं, नॉर्मल एक किट जो आती है वो इनकी 1700 की है,
लेकिन अगर आपको क्विक रिजल्ट चाहिए तो एक किट इनकी 2200 रुपये की भी है, जिसमें ज़्यादा प्रोडक्ट हैं और वो बहुत तेज़ी से असर दिखाती है। जब आप कार्ट में मेरा कूपन कोड यहाँ पर फ्लैश हो रहा होगा सुनीता 100, जब उसको अप्लाई करेंगे तो वो 100 रुपये और कम हो जाएंगे। और स्किन ऐप का डाउनलोड लिंक आपको पिन कमेंट में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीदी मेरी सास चाहती है कि मैं मकान खाली करके चली जाऊं ताकि देवर की शादी हो सके, लेकिन कहती नहीं, रोज़ परेशान करती है, किचन का सामान गायब करती थी तो मैंने किचन में ताला लगाना शुरू कर दिया। अब पानी के लिए परेशान करती है, हस्बैंड का पता नहीं किधर साइड है, 2.5 साल की बच्ची भी जिसे बहुत ज़िद्दी बना रखा है। हस्बैंड ने आज तक पॉकेट मनी दी, जो देते हैं वो लाके चले, ऐसा फील होता है इन्हें मेरी ज़रूरत नहीं, मैं बस ज़बरदस्ती रह रही हूँ। हस्बैंड मीठा मीठा बोलते हैं, देते कुछ नहीं। शुरू शुरू में कलेश किया था मैंने तो किचन अलग कर लिया, अब चाहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, खुद से कुछ नहीं कहती। दोनों सास ससुर परेशान करते हैं, क्या करूँ बताओ। नीचे एक फ्लोर रेंट पर है, उसे भी खाली नहीं कराना चाहती। अगर जा सकती हो तो चली जाओ, क्योंकि ऐसे घर में रहने से अच्छा, अपना सुकून हराम करके जीने से अच्छा आप किसी छोटे घर में या थोड़ी सी आर्थिक रूप से तंगी में जी लो। लेकिन जब आपको सामने से पता चलता है कि कोई नहीं चाहता आप उसके घर में रहो, है ना, ज़बरदस्ती आप रहते हो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, आप खुश नहीं रह पाओगे। अलग रहोगे, हो ही जाता है जब निकलते हैं मैनेज कुछ ना कुछ। तो अगर आपको ऐसा फील आ रहा है तो चले जाओ एंड लेट देम बी हैप्पी विद देयर छोटा बेटा एंड बहू। मैं हमेशा कहती हूँ ना, जिस पिक्चर में आपको शामिल ना करने की आपको वाइब्स आ रही हो, उस पिक्चर से हट जाना भला, ज़बरदस्ती नहीं घुसना चाहिए। दीदी मेरे ससुराल वाले जब उनका मन करता है तो हमारे साथ रिश्ता रखते हैं, जब नहीं करता तो नहीं रखते। उनका मन करता है तो हमें फ़ोन करते हैं, नहीं करते तो नहीं करते। हमारे घर आते हैं, कल आए थे तो 1 महीना रहेंगे। अब क्या है, सावन को कल आई थी, मेरे देवर ने न्यू कार्ड लिए, मिठाई का डिब्बा लेकर आए थे, लेकिन मेरे हस्बैंड उनके साथ में रिश्ता रखना चाहते हैं, तो मेरी देवरानी बोल कर गई थी आना, लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते हैं जब हमारा मुश्किल वक्त में इन्होंने साथ नहीं दिया तो अब हम इनके साथ क्यों रिश्ता रखें, जब कोई मेरे बच्चों को नहीं पूछता। मेरी सास ने कभी हमें किसी टीहर में कुछ नहीं दिया, मैं कभी बच्चों को फ़ोन करते हैं, वैसे भी मेरी देवरानी खुद को बहुत चंट समझ दिया। तो आप बताएं ऐसे लोगों के साथ कैसे रिश्ता रखें, किनारे का बताना प्लीज़ प्लीज़। आपके हस्बैंड बिल्कुल सही जा रहे हैं, अगर वो आ रहे हैं आप उनके साथ बदतमीजी कुछ मत करो, आ रहे हैं बैठाओ, चाय पानी करो, नाश्ता करो, ठीक है। रही आपके जाने के बाद जब कोई बड़ा काम हो आप भी चले जाओ फॉर्मेलिटी में, फालतू में जाने की, जैसे फैमिली में जाते रहते हैं कि बिना ओकेजन के भी जाते हैं, त्योहारों पे जाते हैं, वो चीज़ मत करो, सिंपल रखो अपना। एक बार को आपके हस्बैंड फोर्स कर रहे होते तो आपके ऊपर प्रेशर था, जब ऐसा कुछ नहीं है तो जैसे आपके हस्बैंड चाहते हैं वैसा करो, अपनी गृहस्थी संभालो और अपने हस्बैंड वाइफ आराम से रहो। हेलो मैम, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के, उनमें 8 साल का अंतर है। पहला बच्चा शादी के 7 साल बाद हुआ था, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किलों से, शादी को 15 साल हो गए हैं। छोटा बेबी 1.5 साल का है। दूसरा बच्चा भगवान की इच्छा से बिना इलाज के हुआ, पर जब से वह हुआ है मेरे मन में बहुत हलचल है, कैसे क्या होगा। हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे पास, इसलिए दिमाग में बहुत टेंशन रहती है। आप मुझे सजेशन दीजिए कि मैं ज़्यादा टेंशन ना लूँ, बहुत टेंशन हो गई है मेरी इस वजह से। देखो सीधा सा एक बात याद रखो, हर बच्चा ना अपना किस्मत अपनी नसीब खुद लेके आता है, अगर वो आया है। एक बात तो ये होती है कि आप ट्रीटमेंट करके ये वो, तब तो फिर भी होता है कि भाई भगवान तो राजी नहीं थे, हम जबरदस्ती लगे हुए थे, सो उन्होंने दे दिया। जो बच्चा अपने आप आता है ना, और कहना चाहिए जो एक अनवांटेड चाइल्ड होता है ना, अक्सर उस बच्चे की किस्मत वो अपनी इतनी अच्छी लेके आता है कि आप उसकी चिंता मत करो। मैं खुद एक अनवांटेड चाइल्ड हूँ, अगर मैं एडमिट करूँ यहाँ पर, तो मुझे बताया था मेरी मम्मी ने कि जब मैं उनके पेट में थी तो उन्होंने मुझे अबॉर्ट करने के लिए पिल्स खाई थी, है ना, क्योंकि हम 6 भाई बहन। अब ये था कि इतने सारे गरीब हैं, क्या होगा कैसे होगा, तो ये था कि बच्चे, बेटे भी हैं बेटी भी हैं, ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे आना था इस दुनिया में, मैं आई। और ऐसी मैं नहीं, मेरे जानकारी में जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनको जन्म लेने से पहले उनकी माँ अबॉर्ट करना चाहती थी किसी भी वजह से, लेकिन वो फिर भी अगर दुनिया में आ गए, उनकी किस्मत और उनकी जो लाइफ है वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी ही है। तो आप उसकी टेंशन मत लो। और 2 बच्चे ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली 2 बच्चे आराम से पाल सकती है। हाँ, एक होता तो शायद आप उसको और 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा दिलवा पाते, लेकिन बिल्कुल टेंशन मत लो, उसको पूरे मन से प्यार करो, ठीक है। हर कोई अपनी किस्मत लेके आता है।
हो सकता है आप तीनों उसकी किस्मत से आगे बढ़ो। तो ये अपने दिमाग से निकाल दो एंड कि कैसे होगा क्या होगा। जब भगवान ने उसे दिया है तो उसका सोचेंगे भी वही। स्टडी करने मेरा बेटा हॉस्टल में गया है, वहाँ उसे खाना पसंद नहीं आ रहा, इस वजह से उसका वेट भी कम हो रहा है, हेल्थ ख़राब हो रही है। मैं उसे बहुत कहती हूँ कि जो भी मिले खुश होकर खाओ, लेकिन वो खाना स्किप करता है। उसे घर से भी देती हूँ खाने के लिए ड्राई फ्रूट्स एक्सेट्रा। क्या करूँ, बहुत परेशान हो जाती हूँ। मैम प्लीज़ आंसर। देखो, जो खाने को लेके बहुत पर्टिकुलर रहते हैं उनके साथ, बच्चों के क्या बड़ों के साथ ये दिक्कत आती है कि जब उनके पसंद का खाना नहीं मिलता तो एक फेज़ आता है, लेकिन एक डाउनफॉल आएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा मजबूत रहो और वो धीरे धीरे, हो सकता है उसकी तबीयत भी ख़राब हो या कुछ भी हो, लेकिन एक टाइम के बाद उसको समझ में आएगा कि सब कुछ खाना चाहिए, है ना। तो आपका काम सिर्फ उसे समझाने का ही है। जितना पॉसिबल हो सके आप दे रही हो देते रहो, लेकिन उसको ये समझना ही पड़ेगा कि जो वहाँ है वही उसको खाना पड़ेगा। या फिर अगर खुद कुक करने की वहाँ पर व्यवस्था हो तो वो खुद कुकिंग कर ले, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन खाने में ना इतना रिजिड होना हर जगह मुश्किल क्रिएट करता है। तो हमें हर तरीके का खाना खाने की आदत होनी चाहिए। उसको ये रियलाइज़ करने दो, लाइफ सिखा रही है उसको। नेक्स्ट दी, मेरी मदर बचपन में ही एक्सपायर हो गई थी, फादर 5 साल पहले हो गए। मेरे ताऊ जी ने सारी प्रॉपर्टी धोखे से भाई के नाम करवा दी, जबकि वो मेरे और मेरी छोटी बहन को भी मिलनी थी। हमने कभी कुछ नहीं बोला कि चलो भाई बहन हैं, हमने उन्हें अलग कर दिया, उन्होंने हमें, और हम अनमैरिड हैं दोनों। अब ताऊ जी भाई को फ़ायदा उठाते हैं, तो क्या हमको अपना हिस्सा मांगना चाहिए? बिकॉज हमारे सपोर्ट में अब कोई नहीं है। अगर आप इतने अकेले पड़ गए हो एंड फाइनेंशियली भी आप ज़रूरत में हो तो आपको कानूनन मदद फिर श्योर लेनी चाहिए, है ना। लेकिन ये भी मान के चलना कि इतना आसान नहीं होगा। जो आदमी इंसानियत छोड़ देता है ना जायदाद के लिए, धोखा करके नाम वाम इधर उधर करवा लेता है, वो कोर्ट में भी किसी भी हद तक जाएगा उस चीज़ को हथियाने के लिए। तो इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना। दूसरी चीज़, केस वगैरह लड़ोगे भी उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो ये सारा अपना अगला पिछला सोच के तब स्टैंड लेना। और अगर लगता है कि इससे बेहतर तो आप अपना गुजर बसर कहीं और कर लें, नौकरी कर लें या कुछ और कर लें, एंड देन यू विल बी सॉर्टेड, तो मैं सलाह नहीं दूंगी कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाओ। लेकिन अगर प्रॉपर्टी ज़्यादा है, आपको लगता है आप कोर्ट केस अफोर्ड कर सकते हो, तो ज़रूर अपने हक के लिए लड़ो। नेक्स्ट, हाय मैम, मैं आपके वीडियो रेगुलर देखती हूँ और उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है डेली में। मेरे सवाल ये है, मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी मुझे बेबी नहीं हुआ। इससे पहले मेरे 2 बार मिसकैरेज हो गया है। मैं एक प्राइवेट जॉब करती हूँ, हस्बैंड नहीं मानते हैं ट्रीटमेंट के लिए, मुझे क्या करना चाहिए? देखो, ये ना इनफर्टिलिटी वाला, एक तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इनफर्टिलिटी वाले पे जो मैंने वीडियो बनाई थी एक लड़की के लिए, उसका लिंक देती हूँ, आप वो सुन लेना पूरी। आपके मन को बहुत शांति मिलेगी, साथ में एक राह मिलेगी। जिनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी ना, मुझे बड़ा हमेशा याद आता है उनका नाम। उनकी बहन मुझे कमेंट करती थी और मैंने उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई, केवल कि इसी उस पे, क्योंकि मैं उस फेज से गुजर चुकी। एंड आप यकीन नहीं करोगे, पर कर भी लोगे जब मैं बोली सारी चीज़ें यहाँ पे सही रही हूँ। तो वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद उसने मेरी सलाह मान ली, साइकोलॉजिकली उसने फॉलो करना शुरू करा, बिजी रहना शुरू करा। अब उसकी बेटी भी शायद 1 साल की या उससे ऊपर की हो गई है। एंड यू नो व्हाट, कि मतलब वो लिव लाइफ इजी का स्टार्टिंग वाला म्यूजिक है ना, वो कमेंट करती है लड़की कि उसकी बेटी भी उस म्यूजिक को सुन के स्माइल करती है एंड मतलब इंटरेक्ट करती है वो। तो वो कितना ज़्यादा उसके ऊपर मेरे वीडियोस का या कुछ भी एक पॉजिटिव उसके ऊपर है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना। एंड आई होप आपको भी वो चीज़ जो है वो निकलने में इस जोन से मदद करेगी। किसी भी एक किनारे पे आप पहुंच जाओगे, सॉर्टेड हो जाओगे। देख लेना एक बार, इसके डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, इनफर्टिलिटी ब्लॉक करके लिखा हुआ है मैंने। नेक्स्ट, हेलो दी, मुझे हाइपोथायरॉयडिज्म है, मेरा कुछ करने का मन नहीं करता। मैं बेसिक में प्राइमरी टीचर करती हूँ सारे काम, बट मन मार कर, प्लीज़ हेल्प। मुझे एक तो इस बीमारी के बारे में नहीं पता है कुछ। थायराइड सुना है, ये हाइपोथायराइड शायद जब ज़्यादा बढ़ जाता होगा, थायराइड है ना, वो होता होगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ, पर मैं हो सकती हूँ गलत, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या, बीमारी का मतलब क्या है। लेकिन ये जो है कि सारे काम मन मार के करते हैं ना, इसमें भाई बीमारी से ज़्यादा कहीं ना कहीं आपका मन हार जाता है। और सही कहूँ ना, मेरा खुद ये अभी यही हाल है
क्योंकि शरीर ही साथ नहीं दे रहा, क्योंकि मैं अपने फुल स्टेमिना, फुल अपने जो मैं काम करती हूँ उस तरीके से मैं नहीं कर पा रही हूँ लगातार दर्द की वजह से। एंड पता नहीं अभी कितने दिन और चलेगा। मेन स्ट्रेस वो है कि दवाई खा के जब आप ठीक नहीं हो रहे ना, तो आगे के फिर प्रोसीजर और टफ होते चले जाते हैं मेडिकल लाइन में, कि ये टेस्ट वो टेस्ट। तो फिर वही चीज़ है कि आपका रूटीन तो छोड़ो, फिर आपकी जॉब सब कुछ डिस्टर्ब होगा, घर डिस्टर्ब होगा, त्योहार हैं, सब कुछ है। तो वो मुझे स्ट्रेस इतना खा रहा है कि जो काम मैं कर सकती हूँ ना, वो भी नहीं कर पा रही। तो इसी वजह से वीडियो इरेगुलर चल रही हैं, इस पे आ रही हैं तो लिव लाइफ इजी पे नहीं आ रही, उस पे आ रही है तो वहाँ। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि जैसे आप कह रहे हो स्कूल में भी मैं सारे काम करती हूँ, बट मन मार के, टच वुड, वो चीज़ नहीं है। जब मैं अपने स्टूडेंट के साथ रहती हूँ मैं सब भूल जाती हूँ, उनको मैं जी लगा के पढ़ाती हूँ। एंड शायद वो 6 घंटे स्कूल के मेरे ऐसे होते हैं कि मुझे होश नहीं मिलता। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि मुझे होश ही नहीं मिलता। अगर मेरे दर्द हो रहा है, मैं यहाँ से दर्द में भी जा रही हूँ ना, वहाँ गई, उनको प्रेयर कराई, पीटी कराई, एंड मैं बिजी हो जाती हूँ। फिर ये पीरियड वो पीरियड, ये रीडिंग वो हिमला, ये अभ्यास वो वर्क बुक्स की, पीरियड वाइज अलार्म मैंने लगाया हुआ है फ़ोन पे, एक के बाद एक चल जाते हैं, पता ही नहीं चलता 3 कब बज जाते हैं। एंड हर दिन हर बच्चा ग्रो कर रहा है। मंडे में वो जहाँ था सैटरडे में थोड़ा सा और आगे आ जाता है। तो यार स्कूल में कि हमारा मन नहीं लग रहा या हम मन मार के काम कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं करो। वो एक अलग ही, मतलब मुझे लगता है घर के काम में ये चीज़ मेरे साथ हो जाती है, अनगिनत बार होती है। और शायद इसीलिए इतने मोटिवेशनल थॉट्स मैं आपको दे पाती हूँ, जो मैं खुद को पुश करने के लिए अक्सर दिया करती हूँ। तो वही सब मैं वीडियो में बताती हूँ। लेकिन स्कूल में मुझे लगता है मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है। शायद मैं बॉर्न टीचर हूँ या कुछ भी है कि आई लव टीचिंग। जब मैं बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ मैं सब भूल जाती हूँ कि मुझे कितनी परेशानी हो रही है। सिर दर्द हो रहा है, मैं पट्टी बांध के पढ़ा लूँगी, गोली खा लूँगी, वहीं पर खा लूँगी, पढ़ा लूँगी, लेकिन पढ़ा लेती हूँ। तो वहाँ पर आप अपने आप को मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से बिजी रखने की कोशिश करो। इट विल हेल्प यू। जितना आप बिजी अपने मन से तन से दोनों से रहोगे, वो आपको हेल्प ही करेगा। उस काम को बोझ मान के मत करो, तब आपको अच्छा लगेगा। इंजॉय करो उस चीज़ को, टाइम में बांध दो, ऑलरेडी बंधा हुआ है, टाइम एंड मोशन में बंधा हुआ है। लेकिन मे बी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ कोई वो तो होता नहीं बेसिक में कि पियोन है, बेल बजा रहा है, कुछ और है। तो आप फ़ोन में अलार्म लगा लो, टाइम टू टाइम बजता रहेगा, आपको पता रहेगा कौन सा पीरियड है, क्या है। बिल्कुल सिस्टमेटिक सब कुछ चलेगा, आपका स्कूल में मन लगेगा। एंड बोर होने का या ये होने का कि मन मार के, वो मौका ही नहीं लगेगा। आप वहाँ पे एक्टिव रहोगे। करके देखना है ये। नेक्स्ट, स्पेशल टीचर के लिए वैकेंसी निकलती है, पता नहीं काय की वैकेंसियाँ निकलती हैं, उसके बाद लगती किसी की नहीं, के कोर्ट केस में अटक जाते हैं। वर्किंग वुमन के लिए फुल्ली ऑटोमेटिक या सेमी वॉशिंग मशीन में कितनी बेनिफिशियल है? मुझे तो फुल्ली ऑटोमेटिक भाई सुखी लगी, तभी तो मैंने बदली बहुत सोच समझ के। मेरे हस्बैंड पसोपेश में थे एंड मैं फिर क्लियर थी। अभी इसमें सिर्फ डालने हैं कपड़े एंड देन सुखाने हैं। उसमें खंगालने भी होते थे, ड्रायर में डालने हैं ना, एक काम आपका बच गया लंबा। तो फुल्ली इज़ सही, अगर आप तरीके से यूज़ करते हो, इसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करके करो, तो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन बढ़िया है। इसमें बस मैट वगैरह नहीं धुल पाते मेरे, जो पैर पोंछने वाले मैट है वो मैं सेमी में धो लेती थी। इसमें मुझे लगता है कहीं मशीन में गंदगी ना ज़्यादा जमा हो जाए, ये कुछ है, तो वो सब मेरा हाथ का काम बढ़ गया। वो मैं सेमी में आराम से चला लेती थी, इसमें नहीं चलाती। बाकी वैसे कपड़ों के लिए ऊनी, सूती, जोन से भी हैं, वो सब बढ़िया काम कर रही है। मतलब मैं खुश हूँ, सैमसंग की है मेरी, बढ़िया है। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी शादी को 4 साल हो गए, 1.5 साल की एक बेटी भी है, जेठानी की 14 साल की, शादी में कोई बच्चा नहीं है। वो जॉब करती है, मैं हाउसवाइफ हूँ। जेठानी और ससुर मेरी बुराई करते हैं, जो कि बिल्कुल झूठ बात होती है। मैं अपनी इमेज कैसे ठीक रखूँ रिश्तेदारों की नज़र में? देखो, इमेज बनती है हमारे कामों से, किसी के कहने से थोड़े टाइम के लिए बनती बिगड़ती है, मैं मानती हूँ। मैं इस बात की प्रबल दावेदार थी कि भाई जब तक आग नहीं होगी धुआं कैसे उठेगा, मैं हमेशा यही कहती थी। अगर कोई कहता था ना मेरे बारे में झूठी बात हो रही है, तो मैं हमेशा कहती थी। ये मैं आपको बता रही हूँ जब मैं 21 साल की थी, नौकरी से पहले जस्ट जो ट्रेनिंग चल रही थी उस टाइम की बात है। तो जैसे बिग बॉस के घर में होता है ना कि 14 या 17 लोग अलग अलग परिवेश के लाके एक जगह रख दिए जाते हैं, सेम चीज़ वहाँ पे हुई थी। मैं निकली जैसे कुएं का मेंढक,
हमारे घर में कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, सब कुछ, एंड देन मैं वहाँ पे पहुँची हूँ। एंड वहाँ पर अलग अलग गांव के, शहर के भी अलग अलग परिवारों के, गरीब से, मेरे से कम पैसे वाले लोग भी थे, मेरे से बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग भी थे, मेरे से थोड़े से आईक्यू में कम लोग भी थे, मेरे से आईक्यू में बहुत टॉपर जो थे, जो पीसीएस के प्री वगैरह भी निकाल चुके थे, ऐसे लोग भी थे। तो वहाँ पर जाके मुझे समझ में आया कि भाई कितनी तरीके की वो होती हैं इंसान में। मेरे को लगता था कि जो मुट्ठी भर लोगों को मैं जानती हूँ वही है। तो वहाँ मैंने 2 साल बहुत कुछ सीखा, सिर्फ किताबों में नहीं, जीवन के बारे में भी। लेकिन वहाँ पर मैं हमेशा इस बात की प्रबल वो रहती थी, जब भी कोई कहता था कि कोई क्या सोचेगा, कोई क्या सोचेगा, तो मैं हमेशा कि बिना आग के धुआं नहीं निकलता। मेरा हमेशा डायलॉग ये रहता था कि जब तक कुछ होगा नहीं, कोई कैसे कह देगा। लेकिन मेरी भ्रांति टूटी जब मैं जॉब में आई। ठीक, मेरे नाम को लेके, क्योंकि एक अनमैरिड लड़की गांव में जा रही है एंड आई वाज नॉट अवेयर, वहां पर ऐसी ऐसी बातें उछली जिनका कोई सिर पैर ही नहीं था, वास्तविकता से कोई लेना देना ही नहीं है। और मेरे को पता है कि वो बात हो रही है एंड मैं खुद शौक में हूँ कि ये कब हुआ। होती है ना कई चीज़ें ऐसी कि आपके बारे में कोई कुछ कह रहा है कि सुनीता ने ये, या और आप सोच रहे हो ये कब हुआ। एक होता सफ़ेद झूठ, वो, और वो चीज़ें बढ़ भी गई, फैल भी गई। बट मेरा पॉइंट फिर से वहाँ पर वो प्रूव हुआ कि बिना आग के धुआं नहीं होता। वो तो मेरी बात गलत हो गई, धुआं तो देखो होता है, आग के बिना भी धुआं हो सकता है। झूठ बोलने वाला चाहिए कलाकार आदमी, वो भला देगा बिना आग के भी धुआं। लेकिन अगर आग सच में नहीं है तो आग नहीं लगेगी, धुआं उठेगा एंड शांत हो जाएगा। अब इस पूरी कहानी का आपके क्वेश्चन से क्या कनेक्शन है वो बताती हूँ। आपके ससुर या आपकी जो देवरानी है, जो भी हैं, एंड देन वो आपके बुराइयां कर रहे हैं, ठीक है। मे भी जिस रिश्तेदार से वो कर रहे हैं, 1-2 बार के लिए वो यकीन मान जाए एंड दैट्स इट, ठीक है। अब लेकिन जब आप उसके बिल्कुल अपोजिट हो, या जो वो कह रहे हैं आपकी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है एंड आप कैरी ऑन करते जा रहे हो अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी में, तो ये 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन, महीना 2 महीना ये चलता है। उसके बाद जब आप आपकी जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है ना, लोग उसको ही पहचानते हैं, कहने वाला फिर कुछ भी कहता रहे। लेकिन जो रिश्तेदार हमें 6 महीने, साल भर में एक बार मिलते हैं, अब उनको उन्होंने वो कुछ कह दिया, ठीक है, तो उस बारे में मैं हमेशा यहाँ पर ये राय देती हूँ कि अगर वो लोग बात कर रहे हैं, झूठ सच जो भी है, आपका मुंह किसने पकड़ा है। रिश्तेदार आपके भी हैं, आप क्यों नहीं फ़ोन पे अपने रिश्तेदारों के टच में रहते। मुझे हमेशा लगता है कि अगर हमारे परिवार में क्लैशेस हो रहे हैं एंड हमें लग रहा है कि हमारी इमेज को गलत पोर्ट्रे किया जा सकता है उन लोगों के सामने भी जिनके साथ हमारे टर्म्स अच्छे थे, ठीक है, तो हमारे घर में क्लैशेस हुए, वो लोग बात कर रहे हैं उन सब से, हमने बात करनी क्यों छोड़ दी। जब हम बात करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो कुछ अपनी गाएंगे लेकिन हम अपनी बताएंगे। सुनने वाला कहीं ना कहीं पजल्ड होगा, वो एक तरफा होकर अपनी राय नहीं बनाएगा। एंड थोड़ा भी समझदार होगा तो जो सच होगा उसको नजर आएगा। तो आपको कभी भी अपने रिश्तेदारों का, जिनके आपको लग रहा है कि उनकी नज़र में आपकी इमेज ख़राब हो रही है या सही करनी है, आपको उनसे अपना कनेक्शन तोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। उनसे फ्रीक्वेंट बेसिस पे आप बात करो, फ़ोन पे मिलो जुलो। अगर उनका व्यवहार थोड़ा चेंज भी लगे तो आप पूछो कि क्या बात हो गई, कुछ हुआ है क्या, है ना। तो भाई इमेज के अगर आपको चिंता है तो उसको तरीका यही है कि एक तो जो आप हो एक्चुअल में इमेज वही बनेगी, लंबे समय में वही इमेज जाएगी जो आप एक्चुअल में हो। और दूसरी चीज़, अगर कोई बिगाड़ भी रहा है तो आप लगातार उन लोगों के टच में रहो ताकि वो बिगाड़ें, साथ के साथ आप उसको ठीक करते रहो, ठीक है। चलो अगला, मेरे पड़ोसी शाम में इवनिंग वॉक पर निकलते हैं, मुझे भी बोलते हैं, बट मैं अगर सभी से बात करूं तो चुगलीबाजियां ही चलती हैं। मैं कुछ ना भी बोलूं तो फंसा ही देते हैं। मैं निकलना बंद कर दिया, साल में 2 या 4 बार ही बात करती हूँ। क्या मैं सही हूँ दी? भाई चुप रहने से कोई कैसे फंसा सकता है, कुछ ना कुछ बोला होगा। एंड जब आप फंस जाती हो और अगर आपने कुछ नहीं बोला तो उस बात को ध्यान रखा करो, शुरू कहाँ से हुई थी, किसने की थी। तो जिसने आपके वो फंसाया है, आपके पास पूरी पावर है पलट के उसको फंसाने की। अगेन फिर वही वाली बात आती है, ये सब चीज़ें बिग बॉस से ही तो सीखी है मैंने। अगर कोई मुद्दा चल रहा है, कोई बात चल रही है, कहीं कुछ है और हमारे मुंह से मान लीजिए फ्लो में कुछ निकल गया गलत या हमने कुछ बोल दिया,
अब वो बात हमारी पकड़ के सामने वाले को उल्टी सीधे तरीके से बताई गई या सीधे सीधे तरीके से बताई गई। सपोज करो मैंने किसी को गाली दे दी, ठीक है, और वो अपनी बात ना बता के बोले कि भाई सुनीता ने तुझको गाली दे दी। अब वो आ गया यहाँ पे चढ़ के मेरे ऊपर कि भैया कि तूने मुझे गाली दी थी, या फिर मुंह बना लिया, कुछ हो गया। जिस दिन मेरे सामने ये बात आएगी कि क्या तूने मुझे गाली दी, तो मुझे वो याद रखना होगा कि जब मैंने गाली दी थी तो उससे पहले क्या क्या हुआ था, और मैं सब कुछ बताऊंगी कि हाँ मैंने गाली दी थी लेकिन तुम्हें उससे पहले पता है कि ये हुआ था। तो मैं क्यों फंसू अकेली, जो सब शुरू कर रहे थे वो सब फंसे ना। फिर बात ये होती है। तो आपको भैया निकलने में ये वो कुछ नहीं, देखो पास पड़ोस भी जरूरी होता है ना। कल को कोई इमरजेंसी पड़ती है तो रिश्तेदार बाद में आते हैं, पास पड़ोसी भी जरूरी होता है। और दूसरी चीज़ है जिसकी अपनी गली में नहीं बनती, एक मोटी सी बात होती है, किसी के बारे में अगर राय बनानी हो, आपको सपोज करो मेरे बारे में ही राय बनानी है ना, तो आप मुझे जो देख रहे हो कि आपने 48 घंटे में मुझे आधा घंटा 1 घंटा देख लिया, आपकी मेरे बारे में जो राय है वो उतने लिमिटेड टाइम के लिए। किसी को बहुत अच्छे से जानना है तो आप क्या करोगे कि उसके गली मोहल्ले वाले या जिनके साथ वो टाइम बिताता है, उसके स्टाफ मेंबर्स, इन लोगों से बात करोगे। वो आपको उसकी असलियत बताएंगे कि वो एक्चुअल में अगर उसके साथ लंबा टाइम बिताया तो वो कैसा बंदा होगा, ठीक है ना। तो जब हमारी अपनी गली में ही नहीं बनती ना, है ना, तो कहीं ना कहीं ये हमारे भी एक चरित्र की कमी मानी जाएगी कि भाई अगर इतनी बढ़िया होती तो इसकी हानि बनती। अब हमारी गली में अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो लगभग 20 के करीब घर हैं। अब 20 में जो हमारे आमने सामने के ही 3-4 घर हैं, उनमें ही बहुत अच्छे टर्म्स, अब बीच में क्लैशेस हुए। अब मैं बता रही हूँ तो मैं तो यही कहूंगी ना कि उनकी गलती है, लेकिन उनसे पूछोगे शायद वो मेरी गलती बताएंगे कि मेरी मतलब मेरे हस्बैंड की। मेरे को तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने कहना चाहिए बोलने ही नहीं दिया कि तुम स्ट्रेस यहाँ का मत लो, मैं अपने आप देखूंगा। तो गली की लड़ाइयों में तो मेरा नंबर ही नहीं है कहीं भी। बस ये है मेरी इमेज यहाँ पर कि भाई ये बिजी रहती है, इसके पास टाइम नहीं होता। तो कहीं कीर्तन या कहीं पर भी जाना होता है तो जितना भी हो सकता है खबर देते हैं, निमंत्रण देते हैं ना, तो भी यही कहते हैं कि बेटा टाइम हो तो आ जाइयो। तो मैं उसी हिसाब से पहुंच भी जाती हूँ। तो जितनी देर भी आ गई वो ग्रेटफुल है कि चलो भाई इतनी देर के लिए आ गई, ठीक है। अभी क्या है कि जब भी ये हुआ ना तो वो भी मुझे अजीब लगता था कि यार अगर हमारे आसपास के ही 2-3 घर में ये है और आगे पूरी गली में भी हम बात कर रहे हैं, तो लोगों को यही लगेगा कि हम ही लोग खराब हैं या कुछ भी है ना। लेकिन होते होते हो गया, उन लोगों से भी बातचीत दोबारा शुरू है, ठीक ठाक है, चलो सही है। वो मेच्योरिटी नहीं दिखा रहे, हम दिखा रहे हैं। वही चीज मैं कहती हूँ ना कि तब बूढ़े समझदार नहीं होते। तो ये गली वाली जो बात आती है ना, इनमें पॉलिटिक्स चलती है, और ये आपके साथ नहीं है, ये हर जगह चलती है। तो उसमें हमें सिर्फ करना यही है कि दिमाग से खेलना है, लिमिटेड बात करनी है। एंड अगर किसी बात में फ्लो फ्लो में आप कुछ कहते हो तो उसके आगे पीछे की सारी बातें आपको याद रखनी चाहिए। ये नहीं है कि मैं साल में 2000 बार ही बात करूंगी। करो बात, सबसे टर्म्स रखो, है ना, टर्म्स रखो। एंड ऑफ द लाइन ये है। नेक्स्ट, दीदी कोई गलत बोला तो और हम अपने बात रखना चाहते हैं तो कैसे रखें। अक्सर बात रखना तो चाहते हैं, फिर गुस्सा आ जाता है, रिस्पॉन्ड कैसे दें बात को और बात को डील कैसे करें ताकि हम अपना पक्ष रख सकें। ये आते आते आएगा। मे बी मैंने पिछली बार भी ये कमेंट किया था और इसमें भी मैंने बिग बॉस का ही उदाहरण दिया था कि बिना गुस्सा करे, बिना गालियाँ निकाले, बिना रेज दिखाए आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना आ जाता है। अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा तो बोलने से, वहाँ बोलने से पहले एक आध बार अपने कमरे में अपने मन में बोल के देख लिया करो कि मुझे ये बात बोलनी है, सामने से ये जवाब आ सकता है तो मैं क्या बोलूँगी, ठीक है। नेक्स्ट, मैम मेरी 2 बेटी हैं, एक 8 साल की, एक 2 साल की। मेरे हस्बैंड की सैलरी 15,000 है, मुझे आगे की टेंशन होती है। ये वही वाली बात है जो मैंने अभी कहा था, हर बच्चा अपनी किस्मत लाता है। और आपका 15,000 है तो 20 भी होगी, 30 भी होगी, लेकिन हो जाएगी। बच्चों को लेके ये मत सोचो कि कैसे। अगर ज़्यादा है तो उसका तरीका ये है कि फिर आप भी अर्निंग करना शुरू कर दो, कमाई बढ़ाने की सोचो बजाय चिंता करने के। हेलो मैम, मेरी बहन और जीजू बार बार हमारे घर आ जाते हैं। ऐसा कोई फंक्शन हो तो 3-4 दिन रह लेते हैं और हमारे घर में एक ही रूम है। दीदी तो समझ जाता है बट जीजू नहीं समझते। ऐसे में क्या कर। बहन जीजू को बोलती है बार बार क्या करना जाना, सुनाता नहीं। जीजू को बड़ा शौक है किसी के घर रहने का और कहीं जाने का। प्लीज़ दीदी बताएं मैं क्या करूं। खातिरदारी में कमी कर दो, अपने आप चले जाएंगे।
जब तक बढ़िया खातिरदारी हो रही होती है ना तो मज़ा आता ही है दूसरे घर जाके, लेकिन जब दूसरे घर जाओ और तरीके से कोई पूछे ना ना तो अपने आप मोह भंग हो जाता है, फिर लगता है यार अपने घर ही सही है। हेलो मैम, काफ़ी टाइम से आपकी वीडियोस देखती हूँ, बहुत अच्छे सुझाव होते हैं। मेरी भी एक उलझन है, प्लीज़ सॉल्व। मेरी नंद पहले तो अच्छे से रहती थी, वो हमसे 10 साल बड़ी है। मैं हस्बैंड के साथ रहने लगी, फौज में तो नाराज़ हैं। हमने अपने सारे फर्ज पूरे किए, बात छूछक वगैरह का, खूब गोल्ड दिया, पर अब दूसरों के यहाँ आती हैं हमें नीचा दिखाने के लिए और ज़मीन में हिस्सा मांगती हैं। भाई को बोलती हैं मेरे लिए मर गए। मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज़ ज़रूर सुझाव दें। तो ऐसा बीच में क्या हो गया कि इतना बिगाड़ खाता हो गया? और दूसरी चीज़, जब आपने इतना कुछ दिया, ये तो भाई बहन की बात है, वैसे सही बताऊँ ना, ये आपकी और उनकी बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपके उनके साथ रहने की वजह से प्रॉब्लम्स शुरू हुई हैं कि आप वहाँ जाके रहने लगी, तो है, या तो आप और आपके हस्बैंड दोनों बैठ के उनसे बात करो कि मुद्दा क्या है। मुझे जो समझ में आता है ना, प्रॉपर्टी वाला चक्कर, कई बार लड़कियों का दिमाग चलता है, लेकिन मोस्टली टाइम दामादों का दिमाग चलता है कि मांग, अपने घर में शांति रखने के लिए फिर वो हिस्सा मांगने लगती हैं। लेकिन अगर हिस्सा ही देना था तो फिर वो भात छूचक में आदमी इतना मोटा क्यों करेगा? ये तो सिंपल सा लॉजिक है ना। तो एक बार बैठ के बात करो कि भैया ऐसा हो क्या गया कि भाई मर गया, इतनी बड़ी बातें क्यों कह रही है बहन, ये है। लेकिन अगर ऐसा कुछ कहती भी हैं तो कानूनन आप कुछ कर नहीं सकते। फिर आप अपना पक्ष जब केस वेस होएगा तब यही रखोगे कि भैया हमने इनके त्योहार वगैरह दिए, ये वो। तो जो भी है, मुझे नहीं पता उसकी टेक्निकल डिटेल क्या है, लेकिन प्रॉपर्टी में अगर वो हिस्सा मांग रही हैं तो उनका कानूनन हिस्सा बनता है एंड आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट, मुझे वायरल फीवर हुआ था 15 दिन पहले, लास्ट 4 to 5 डेज से फीवर नहीं आया, कफ तो अभी भी, अभी लास्ट एंटीबायोटिक चल रही है, आज से बंद हुई, बट खांसी थोड़ी है अभी भी मैम। मेरा कुछ खाने का मन नहीं करता, चक्कर आते हैं, हर वक्त सोने का मन करता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरा बेटा 5 साल का है, उसको देखना पड़ता है, स्कूल ट्यूशन वगैरह और घर के सारे काम भी। दोबारा पहले जैसे कब ठीक होगा? क्या ये वायरल की वजह से ही है? जी, वायरल 2 दिन भी रह जाता है ना तो तोड़ देता है शरीर को अच्छे से, तो ये टाइम लगेगा, लेकिन हो जाओगी सही। इतना जल्दी मत मचाओ, कहना चाहिए, वापस आने में। हो गई तबीयत खराब, टाइम लग जाता है। नेक्स्ट, हेलो जी, यू आर सो नाइस। मेरा क्वेश्चन है कि मेरी बहुत कुछ सोचती हूँ, ऐसा करना है, जय करना है, प्लानिंग भी करती हूँ, बट प्रैक्टिकली पूरा नहीं हो पाता। 1 दिन 2 दिन भी हो जाएगा, बट डेली नहीं, कंसिस्टेंटली नहीं। प्लीज़ गाइड मी, कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करूँ? अपनी टू डू लिस्ट को थोड़ा छोटा कर लो, एंड अगर 10 में से 5 काम भी करती हो तो उसके लिए अपने आप को शाबाशी दो। कोई बात नहीं, नहीं हुए सारे, कोई बात नहीं, बी काइंड टू योर सेल्फ, कोई बात नहीं। लेकिन 0 डे ना हो कि एक भी काम नहीं हुआ, आज ऐसा दिन हो गया, ये ना हो। बाकी लीनियरिटी थोड़ी सी अपने कामों में भी रखो, अपने लिए भी रखो कि ठीक है, परफेक्शन के चक्कर में पड़ो मत। तो आप सोच रही हो ना इतना करने के लिए, तो आधा काम तो आपने कर लिया, अब बाकी बात है उसको प्रैक्टिकली करने की। तो वो ये थोड़ा सा लिस्ट को कम करो, और वो भी नहीं हो पाए देन इट्स ओके, कम से कम कुछ तो कर रहे हो अपने लिए, ये मान के चलो। आपने जो फुट क्लीनर मंगाया था उसका रिव्यू दीजिए, हमने ब्लॉग में देखा था, अच्छा है। मतलब मेरे पैरों में भी इतनी प्रॉब्लम थी नहीं तो शायद उसमें विजिबल इतना नहीं हुआ, बट आगे आगे अभी विंटर्स आएंगे, एड़ियाँ फटती हैं ना जैसे, तो उसके हिसाब से वो बहुत सही है। आप अपना डेली एक बार घुमा लो, नहीं तो हफ्ते में एक बार करके, बढ़िया है वो। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच, आपने वही आंसर दिया जो मेरे भी माइंड में था। लव यू सो मच मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। चलो जी, वेलकम दी, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, सच में आपके सारे व्लॉग्स ऊपर से भी ऊपर होते हैं। आई विश कि मैं आपको हमेशा ऐसे ही मोटिवेटेड व्लॉग बनाते हुए देखूं। आई लव योर व्लॉग एंड यू। जोर से दुआ करो बहन, क्योंकि अब मेरी हिम्मत टूट गई और मुझे मोटिवेट करने वाला कोई नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, होती ही नहीं मैं। मतलब मेरे हस्बैंड भी, मैं उनसे कहती हूँ ना कि कुछ कह दो जिससे मुझ में एक आ जाए नई एनर्जी, जैसा आप कहते हो कि व्लॉग देख के आ जाती है, तो वो कहते तुम सेल्फ मोटिवेटेड हो, तुम्हें कोई कर नहीं सकता। और मैं सच में, मुझे कोई कुछ भी कहे मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता, जब तक अपने आप दिमाग में नहीं आएंगी चीज़ें, मुझे नहीं
होता। तो वो चीज़ है, तो आप लोगों की दुआ मुझे इस टाइम पे ज़्यादा चाहिए कि मैं भी वापस आ जाऊँ। मैं खुद को ही मिस कर रही हूँ सच बताऊँ तो। नेक्स्ट, आपने रिप्लाई नहीं किया, बट सीरियसली मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब होती जा रही है। मैं जानती हूँ मैं गलत नहीं हूँ, फिर भी मुझे सबके सामने ऐसे दिखाया जाता है कि मैं ही गलत हूँ। मैंने मेरे मायके वालों को बुलाया बट कुछ नहीं हुआ, सब ब्लेम मेरे पे डाल दिया। इंसल्ट हुई, बोला कि एक स्टडी करती हूँ सबको लगता है सोशल नहीं है, घर बर्बाद कर रही है, ये वो बात भी कहती हूँ तो ब्लेम करते हैं। मैं घर का माहौल ख़राब करती हूँ, नहीं पता कैसे हैंडल करूँ, बट माँ बेटे का रिलेशन वाइफ पर हैवी है। देखो इसमें शुरू का क्वेश्चन कि आपके देखो मेंटल हेल्थ जो खराब होती जा रही है ना, आप सोच रही हो क्योंकि आपके हस्बैंड से आप प्यार करती हो, आप एक्सपेक्ट कर रही हो कि बीइंग अ हस्बैंड वो आपको सपोर्ट करें। अगर कर देते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन जब वो नहीं कर रहे तब भी आप एक्सपेक्ट कर रही हो, ये आपकी सारी डिप्रेशन का मूल है। जब हमें ये दिखने लगे कि हमारा पति अभी हमसे ज़्यादा किसी और को प्रायोरिटी दे रहा है, चाहे वो उसके भाई बहन हो, चाहे वो उसके माँ बाप हों, एक बार जब ये चीज़ समझ में आ जाए ना, तो उसको एक्सेप्ट कर लो। वेट करो राइट टाइम का, जिस दिन आप उनके टॉप प्रायोरिटी होगे, और ऐसा टाइम आता है, आएगा। लेकिन जब तक ऐसा टाइम नहीं आता, आप उनसे ज़ीरो एक्सपेक्टेशन रखो। रही बात ये कि आपके जवाब देने पर कहते हैं घर बिगाड़ रही है एंड ऑल दैट, देखो जिसके हिसाब से घर चल रहा है, जब उसमें कोई विरोधी स्वर आता है तो उस पर एलिगेशन यही लगता है विरोधी पे, क्योंकि जैसे अब तक चल रहा था अब उसके आने के बाद वो नहीं चल पा रहा। तो इस बात में कोई झूठ नहीं है कि हम घर बिगाड़ रहे हैं, उनका जैसा चल रहा था वैसा नहीं चल रहा। सही या गलत में मैं नहीं जा रही, लेकिन उनका जैसा चल रहा था घर वैसा अब नहीं चल रहा, क्योंकि हमने उसमें कुछ अपने विरोध डाल दिए, वो भी ठीक है। जब हम पूरे परिवार के अगेंस्ट कुछ बोलते हैं, तो जब हमें ये बोला जाता है कि यार ये परिवार में मिल के नहीं रहती, ये घर तोड़ना चाहती है, तो एग्जैक्टली वो सच बोल रहे हैं, उसका हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि जब वो घर एक साथ चल रहा है, वो लोग जो डिसीजन ले रहे हैं वो हमें समझ में आ रहे हैं कि वो गलत हैं, हम उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो जब हमारी बात सुनी जाएगी कहीं ना कहीं घर टूटेगा। तो इसमें अगर वो ये कह रहे हैं कि ये घर तोड़ रही है तो वो सच कह रहे हैं, उसमें हमें बुरा नहीं मानना। हमारा जवाब ये होना चाहिए कि ऐसे जुड़ने से अच्छा टूट ही जाए। आप लोग जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अगर 6 लोग गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो 7वां सही बता रहा है वो गलत हो गया, गलत 6 ही रहेंगे। पर वो क्योंकि 6 हैं तो उनकी आवाज़ ज़्यादा निकलेगी, वो नहीं मानेंगे कि हम गलत हैं। तो ऐसे टाइम पे हमारे लिए चैलेंजेस बढ़ जाते हैं अगर हम अकेले खड़े हैं। समझ रहे हो? तो अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब मत करो। इस टाइम और स्ट्रांग रहने की ज़रूरत होती है हम लड़कियों को, जब हमारे साथ हमारे पति भी ना खड़े हों। दैट्स इट। लेकिन ये चीज़ें टेम्परेरी होती हैं, समय बदलता है, जो गलत होता है वो एंड में आके गलत दिखाई देता है। होती हैं चीज़ें वही जो आप कह रही थी, अगर आप सच कह रही हैं तो। ठीक, मेरा एक्सपीरियंस तो यही है। मैंने जब भी कोई बात उठाई है अपने परिवार में, चाहे वो मैका हो या ससुराल हो, तो शुरू में एकदम धूम तनन्ना सबका हो जाता है कि ये क्या कह दिया, ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। 2 4 6 महीने नहीं तो 2 साल बाद फिर वो चीज़ प्रैक्टिकल होती है, तभी मेरी बारी होती है बोलने की कि हो गया ना जो बोला था। तो वो है कि आपको कितना क्लियरली आपको दिखाई दे रही हैं चीज़ें, तो दिख रही हैं, अब इसमें हमारी गलती थोड़ी ही है, और जब दिख रही हैं तो हम बोल रहे हैं। तो इसमें अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब मत करो कि कोई आपकी बात नहीं सुन रहा या आप पे एलिगेशन लगा रहा है तो आप परेशान हो रही हो। लगाएंगे वो, आप उनकी जगह खुद को रख के देखो ना। आपका घर हो, आपके बच्चे हो, सब कुछ है, आप शादी करके एक लड़की को लाई और लड़की ने आपकी सत्ता को चुनौती दे दी, तो आपको पतंगे लगेंगे ना। ये होता है। तो भैया जब हम किसी के पेंच लगा रहे हैं तो वो तो करेगा, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। नेक्स्ट, मैम गलत बात पर मुझे गुस्सा आ जाता है, लेकिन मेरे हस्बैंड गलत बोलते नहीं पर गलत करते हैं। मेरी सास ने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, हस्बैंड ने कहा तुम कुछ मत कहो मैं कहूँगा, लेकिन उन्होंने मेरे बारे में कोई बात नहीं कही। जब 3 महीने बाद मैंने बोला कि तुम 30 मिनट मम्मी से हाल पूछ रहे थे, तब ये क्यों नहीं पूछा कि मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम किस बेस पर लगाया।
इस बात पर पति बोलते हैं माँ बाप से बात भी ना करूं, वैसे बीमार हो जाते हैं पर इल्ज़ाम लगाने के लिए ठीक हो जाते हैं, क्या करूं। अब आपके पति ने एक बार आपसे वादा करके आपको चुप कर दिया कि मैं बात करूंगा और फिर नहीं करी, ठीक है। अब इस बात को छोड़ दो। अगली बार जब हो ना तो अपने पति पे मत कहना कि तुम कहोगे, सीधे बात कर लेना, खुद ही कर लेना, चुप हो जा चुप हो जा, क्या कहेंगे। और जब कहेंगे ना कि मैं बात करता तूने क्यों करी, कि पिछली बार बहुत बढ़िया बात करी थी जो इस बार भी कर लेते, तो तुम्हारे पास जवाब होगा। नेक्स्ट, मैम प्लीज़ आंसर मी, आई टोल्ड यू माई स्टोरी दैट 7 years से इन लॉज एंड हस्बैंड ने परेशान कर रखा था। अब हस्बैंड साथ में रहते हैं बट कोई साथ नहीं देते एंड इन लॉज न्यू होम में शिफ्ट हो गए। नो प्रॉब्लम, हस्बैंड हर बात माँ से शेयर करते हैं एंड घर में कोई इमोशनल, फाइनेंशियल, फिजिकल कंट्रीब्यूशन नहीं है। अभी इन लॉज विलेज गए, वहाँ से कॉल की कि श्राद्ध है, 2 दिन पहले श्राद्ध से तो मुझे बुलाया, बोला आना पड़ेगा नहीं तो लोग पहुँचेंगे। वहाँ से आते वक़्त फिर बोल रही कि मैं यहाँ रखूँगी एंड रुकूँगी एंड सास ससुर को फिर से मेरे पास सेंड कर रही हैं। मैं अब इतने लोगों को दोबारा नहीं देखना चाहती। 7 साल मैंने बहुत मुश्किल से करे, फिर वही सबका खाना पीना। अब सास न्यू गेम खेलने लग गई। फिर फादर इन लॉ को हमारे साथ सेंड करके नेक्स्ट मंथ खुद भी आ जाएंगी, ये उनका पहले भी होता था। मैम बाकी बात आपसे डिटेल में करूँगी इंस्टा पर। अब क्या करें, सीधे मना करोगी तो अपने हस्बैंड से मना कर दो एक लाइन में कि नहीं हो पाएगा, वरना आपको जब कह ही दियो कि दोबारा ऐसे ही करेंगे तो अपने हस्बैंड से सीधे बोल दो कि नहीं हो पाएगा अब। नहीं तो पहले की तरह, अगर वो यहाँ आके रहते भी हैं ना, पहले की तरह मत करो सेवा। मुझे पता क्या लगता है, जो बहू अच्छा खाना वाना बनाती है, सेवा कर लेती है, टाइम पे खाना देती है, उसको और थोड़ा बहुत जवाब भी ना दे तो फिर सास ससुर को लगता है कि इसी के पास रहो, भले उसकी बैंड बजती रहे, भले वो मुंह बना के कर रही है, लेकिन उनको पता है कि जवाब तो नहीं दे रही, सेवा तो कर ही रही है। तो बात वही है। लेकिन जहाँ उनका मान सम्मान नहीं होगा, उन्हें खाना पीना ढंग से नहीं मिल रहा होगा सही के, तो वो ऑटोमेटिकली नहीं रहेंगे। लेकिन बात वो है कि ऐसा करना बड़ी उम्र के आदमियों के साथ अच्छा भी नहीं लगता। तो उससे बढ़िया ये है कि अपने पति के साथ बात करो कि अब मेरी बस हो गई है, मैं अब और नहीं रहना चाह रही, बजाय कि वो यहाँ आए एंड आप उनके साथ मिसबिहेव करो। उससे बेटर है कि उनसे आने से पहले ही यही बात आप अपने पति को भी कह सकती हो कि यहाँ आए और मैं गलत बर्ताव करूँ, अच्छा नहीं लगेगा। इससे बढ़िया वो आए ना कि मुझसे हो नहीं पाने का, मेरी बस हो गई। नेक्स्ट, दी मेरी मम्मी की कुछ प्रॉपर्टी थी जो उनके स्टेप ब्रदर पर थी बहुत टाइम से। अब भाभी आने के बाद उन्होंने मम्मी को बुलाना बंद कर दिया। इस पर मेरी मम्मी की मेंटल हेल्थ पर बहुत असर हो रहा है। हमने बहुत समझा लिया बट वे अब कुछ दिन से अजीब अजीब बातें करने लगी हैं, ना कोई काम करती हैं, सारा दिन वे सबको मर जाएंगे ऐसी बातें करती हैं, हम क्या करें। हिल गया होगा भैया उनका दिमाग, प्रॉपर्टी थी। सारी जिंदगी आदमी मुंह बांध के अपने खर्चे रोक के, है ना, ये नहीं होती कि 4 लाख की है, 2 लाख की है, 1 लाख की है। मुझे याद है मेरी मम्मी के पास, हम लोग ज़्यादा पैसे वैसे तो थे नहीं, मेरी मम्मी के पास एक सोने की झुमकी थी और वो झुमकी उनकी साड़ियाँ लेने देने में कहीं मिसप्लेस हो गई और मेरी मम्मी मतलब मरते मर गई, लेकिन वो झुमकी वो भूल नहीं पाई। उन्हें याद आता था कि वो कैसे बनाई थी, क्या करा था। मतलब कहीं भी कोई रेड कलर के पर्स में उन्होंने रखी हुई थी, कहीं भी कोई रेड कलर का पर्स उनको, घर में तो छोड़ो, बाहर भी अगर घर के आसपास कहीं दिख जाता था ना तो वो पागलों की तरह उसको उठा के कई बार देखती थी। एंड वी वर लाइक मम्मी क्या कर रही हो। तो अब समझ में आता है कि हमारे लिए कहते हैं जेवर ही तो था एक ही, यार सोने का ठीक है, खो गया खो गया। बात वो होती है आपने वो चीज़ कितने जतन के बाद बनाई थी। तो ये छोटे छोटे मैंने पहन रखे हैं ना, अगर ये भी मैंने सोचो 2-3 साल जोड़ के बनाए होते तो ये भी एक एक इसकी ये भी टूटेगी ना तो मुझे लगेगा कि कहाँ गई। और कहते हैं ना खोने का सबर नहीं आता, आदमी अपने हाथ से किसी को दे दे। आपकी मम्मी ने अपने भाई को दे दी होती कि ले भाई तू ले जा, उनको सबर आ जाता, लेकिन हड़प ले वाली बात हो गई ना। तो बस उनको आप समझा सकते हो यही कह के कि ठीक है, मान लो कि भगवान ने आपके लिए वो थी ही नहीं चीज़, उन्हीं के हिस्से की थी, पिछले जन्म का कर्जा था, कुछ भी कह के। लेकिन अगर उनका ऐसा है तो उनको मेडिकल हेल्प की भी ज़रूरत पड़ेगी।
नेक्स्ट माय क्वेश्चन इज हाउ टू टीच हिंदी इन एग्जाम टाइम, खासकर मात्रा। भाई एग्जाम टाइम में आप कुछ नहीं सिखा सकते। एग्जाम टाइम सिर्फ रिवीजन का होता है, सिखाने के लिए पूरा साल का टाइम होता है ना। और मात्रा का फर्स्ट क्लास में ऐसा होता है, पब्लिक स्कूलों में तो कुछ गिने चुने शब्द होते हैं, आप उनको करवा दो, धीरे धीरे आ जाती हैं वो अपने आप ही। 20-25 शब्द होते हैं, उनको ही करवा दो, उसी से सीख जाएगा वो। नेक्स्ट, मेरा बेटा 5 साल का है लेकिन मैंने उसकी एज कम करके नर्सरी में एडमिशन कराया, तो क्या मुझे उसके यूकेजी जितना ही सिलेबस कवर कराना चाहिए, या नर्सरी इतना? उनके स्कूल में सिर्फ ड्राइंग एंड राइम्स होता है, रिटन कुछ नहीं। वहाँ पर डीपीएस दूसरे स्कूल है, उसमें पड़ोसी का बच्चा पढ़ता है, नर्सरी का सिलेबस यूकेजी जितना है, वो ज़्यादा जानता है। मुझे बड़ी टेंशन होती है, क्या करना चाहिए? क्यों तो उम्र छोटी बड़ी करवाई, क्यों अब इतनी टेंशन ले रही हो? जो चीज़ें यूकेजी में है, अगर वो नर्सरी में सीख भी गया तो भी कुछ नहीं उखाड़ लेगा, और अगर वो 2 साल बाद सीखेगा वो तो भी कुछ नहीं उखाड़ लेगा। बात ये होती है। हम लोग भैया इस टाइम पे बिल्कुल पागल हुए पड़े हैं बच्चों की पढ़ाई के पीछे, और उन क्लासेस में इतना जोर दे रहे हैं जिनको बड़े होकर कोई पूछेगा भी नहीं। तो मैं तो इसको ओवर थिंकिंग ही कहूँगी। अगर आपका बच्चा, ये 5 साल का बच्चा, आप खाली वो राइम वाइम कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, वो कम है, आप घर पे थोड़ा बहुत करा लो। नहीं तो आपको लग रहा है पड़ोसी का बच्चा ज़्यादा पढ़ रहा है, पड़ोसी वाले स्कूल में करा दो, फिर ये हो सकता है। नेक्स्ट, हाय सुनीता जी, मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ। यहाँ सारे तेलुगु टीचर हैं, अकेली नॉन तेलुगु टीचर हूँ। बच्चे स्कूल से जाने के बाद हमें 3 एंड आधा स्कूल में रह के स्कूल का काम अगले दिन का रेडी करना पड़ता है, पर सारे टीचर जैसे तेलुगु हैं तो तेलुगु में ही बात करते हैं, मैं इंग्लिश में बात करती हूँ, फिर भी अकेला महसूस होता है। मैं उनके बातें समझ नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ जैसे मैं लोनली फील ना करूँ? तेलुगु सीख लो, या फिर इंग्लिश में ही 1-2 टीचर जो नेचर में अच्छी हों, जिनके आपके साथ वाइब्स मैच हो जाती हों, लैंग्वेज मैच नहीं भी होती, आप उनसे ये बात डिस्कस कर सकते हो कि आई फील अलोन, तो वो आपके साथ थोड़ा सा इंग्लिश में बात कर लिया करेंगी। नहीं तो बेस्ट है कि आप भी तेलुगु सीखो। जब वहाँ पर रह ही रहे हो, कर ही रहे हो काम, तो एक भाषा आ जाएगी, नहीं नुकसान तो कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, हस्बैंड ठीक ठीक कमा लेते हैं, उनके पास और मेरे पास थोड़ी थोड़ी सी सेविंग तो है, पर समझ नहीं आ रहा उसको कैसे और कहाँ इन्वेस्ट करूँ। गोल्ड पहनने का शौक है, बट गोल्ड रेट और सेफ्टी पर्पज से कंफ्यूज हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? पहनने का शौक है गोल्ड, तो जितना पहन सकती हो डेली में उतना ले लो, रखने के लिए मत लो। इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेना है तो गोल्ड बॉन्ड या फिर 24 कैरेट का बिस्किट वगैरह जो आता है वो लो। बाकी पहनने का शौक है तो जितना इजीली कैरी कर सकती हो वो लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, मेरी बहुत हेल्प हुई, चलो शुक्र है मैम। मेरे नेबर से मेरे ससुर जी की लड़ाई हो गई, तब से इनकी नहीं है, जो मेरे फ्रेंड थी मेरे से बात नहीं करती। मैंने कोशिश की बात करने की, थोड़ा सा बात कर लेती है, बट वैसे तो इग्नोर करती है। मैंने एक म्यूचुअल फ्रेंड है जो उनको ये बात बताई कि मैं हमेशा क्यों बात करूं, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, तो क्या? तो उसने नेबर की बहू से कहा, तो वो मेरे को फ़ोन पर पूछ, काम था, वो बात बड़े प्यार से बोली, बट जब सामने देखूं तो इग्नोर कर दिया फिर से। मैंने भी नहीं बात की, मैम क्या मैंने ठीक किया? अब मैं क्या करूं, पूरी तरह से उलझ गई हूँ। ये ख़त्म हो गया आपका टॉपिक। वो अपने परिवार के अपने आप को जुड़ा हुआ मान रही है कि भाई वहाँ लड़ाई हो गई तो हम भी नहीं बात करेंगे, आप उससे अपना पर्सनल रख रही हो, ये है। तो कहीं ना कहीं इसमें आप हल्के दिखोगी, आप मत करो उससे बात। नेक्स्ट, हेलो दी, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना। अगर किसी कारण से डॉक्टर अगर यूट्रस निकालने को बोले 30 की एज में, तो क्या डिसीजन लेना चाहिए? दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, क्योंकि 30 बहुत कम है। बाकी 40 के बाद मेरी तो फ्रेंड सर्कल में ऐसा हो रहा है जैसे वायरस सा फैल गया हो, हर दूसरे की निकली पड़ी है यूट्रस। बातें चल रही है, तेरा कब की सर्जरी है, मेरी कब की सर्जरी है, मतलब यही चीज़ बची है। लेकिन 30 बहुत कम है, तो आप 2-3 और डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। ज़रूरी नहीं है एक ने कह दिया तो दूसरा भी यही कह दे, क्योंकि ऐसे केसेस हैं जिन्हें कह दिया कि हाँ निकलेगा यूट्रस, लेकिन वो नहीं भी निकला, दवाई भी सही हो गई और अभी भी रह रही हैं सही। तो अभी कंसल्ट कर लो इतनी बड़ी सर्जरी इतनी जल्दी कराने से पहले।
नेक्स्ट, सुनीता जी आपने सही कहा, मुझे शुगर की बीमारी है पर मैं 53 की होने पर भी काम नहीं कर पाती। बाकी लोग तो काम भी कर पाते हैं उम्र ज़्यादा होने पर। मैं अब भी इत्तेफाक नहीं रखती आपसे। मेरे इन लॉज की जो मैं आपको वो दे रही थी एग्जाम्पल, उनमें से ना आधे डायबिटिक हैं, शुगर है सबको, सब परहेज की चाय पीते हैं ज़्यादातर, गोली खाते हैं, लेकिन फिर भी एक्टिव रहते हैं। और शुगर वाले को ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए, उसका इलाज ही यही है। फिजिकल एक्टिव वो आप जितना रहोगी ना, उतने आपकी शुगर आपको कम परेशान करेगी, चाहे वॉक करो चाहे घर में काम करो। नेक्स्ट है, मैम मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, मेरी 2.5 साल की बेटी है, मेरी सास और नंद बहुत टॉक्सिक हैं, उनकी बातें अपने ऊपर हावी नहीं देती, पर कुछ दिनों से मेरी सास बहुत ज़्यादा पैजापाजी करने लग गई है। हर काम में करती तो पहले भी थी, पर सब खुद मैनेज कर लेती थी, और वो अपनी मर्जी से जो भी काम करे उसके लिए कहती थी, अकेले करेगी तो पता चल जाएगा। मेरी अब शरीर और हिम्मत दोनों जवाब देने लग गई हैं। प्लीज़ आंसर, मुझे क्या करना चाहिए? अगर बात सिर्फ इतनी है कि अकेले करेगी तब पता लग जाएगा, तो बोल दो कि ठीक है तब देखेंगे, और अकेले रहेंगे तो काम भी तो कम होएगा। ये डायलॉग तो हमें भी सुनने को मिलते थे। देखेंगे जब खुद पे आएगा कैसे करेगी, तो कर ही लिया। भाई, लोग कम हो जाते तो काम भी तो कम हो जाता है, ये भी तो बात है। हालांकि कुछ काम बढ़ भी गए यहाँ पे आके, लेकिन हो जाता है ना। तो सीधे बोलो कि भाई बिना किल किल के शायद मैं इससे ज़्यादा काम कर लूँ। मैं तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से यही कह रही हूँ कि अगर किल किल ना हो, कलेश ना हो, आपको देख के भुनने वाला कोई ना हो घर में ना, तो आप जितना काम उनके सामने कर रहे हैं ना, उससे 3 गुना काम करके भी आप खाली बैठ जाओगे। तो उसकी ना ज़्यादा धमकी की टेंशन लो मत कि अकेले रहेगी तो कैसे करेगी। हमेशा कह दो कि तब की तब देखी जाएगी, दुनिया रुक तो जाती नहीं, जी रहे हैं अकेले भी लोग। नेक्स्ट, अब ये है ना, आप 7 मंथ प्रेग्नेंट हो, लेकिन तो इस टाइम पे स्ट्रेस ना लेके ना बहरे बन जाओ, अपने बच्चे के बारे में सुनो, गा लेने दो उन्हें जो गाने गाने हैं। ये तो बात की बात बता रही हूँ मैं। नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, आपके घर में जो झूला है, उस झूले से बहुत सारे त्योहारों की यादें जुड़ी हैं, तो उस झूले को लगाने के पीछे भी आई एम श्योर कुछ कहानी या याद या कोई जिद या फिर शौक रहा होगा, ज़रूर शेयर करिएगा। हाँ, मेरा बचपन का शौक था कि मेरे ड्राइंग रूम में झूला हो, हालांकि ये अब हटेगा क्योंकि मुझे भी कंजस्टेड लगता है। कमेंट तो आते ही हैं, लेकिन अभी ऊपर जो प्लांट वाली छत है उस पर हमारा प्लान है कि हम डोम बनवाएंगे, ताकि झूला तो रहेगा घर में, लेकिन ड्राइंग रूम में नहीं रहेगा, ये है। पर ड्राइंग रूम में झूला हो, ये मेरा बड़ा बचपन का सपना था, तो मैंने पूरा कर लिया। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं आपकी फ़ैन हूँ, आप बहुत ही अच्छे से डिसीजन देते हो जो एकदम परफेक्ट होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे सेकंड प्रेगनेंसी अभी करनी चाहिए या नहीं। मेरी 2 साल की बेटी है, मैं सेकंड बेबी भी चाहती हूँ, क्या करूँ? फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी वीक है, सोच रही हूँ हस्बैंड की सैलरी इंक्रीज़ होने के बाद करूँगी, तब तक जॉब कर पाऊँगी, बट सैलरी कब इंक्रीज़ होगी पता नहीं। कंपनी में केस चालू है, मम्मी बोलती हैं अभी कर लो। मेरी एज 35 है, क्या करना चाहिए मुझे समझ नहीं आ रहा। हस्बैंड सब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं घर की, पर ड्रिंक करते हैं, बस यही गड़बड़ हो गई। ड्रिंक नहीं करते ना तो कम पैसों में भी काम चल जाता है, ये है। लेकिन चलो, जैसे अब चल रहा है तो आपकी मम्मी सही कह रही हैं। अगर फिक्स होता है कि भाई इतने बार तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी तो आपका रुकना बनता था, लेकिन अगर फिक्स नहीं है तो आपको सेकंड बेबी प्लान कर लेना चाहिए, क्योंकि मेन ये होता है कि तला ऊपर के बच्चे मुझे लगता है कि जल्दी पल जाते हैं एक साथ ही। आप एक उस जोन में रहते हो कि 24 घंटे आपको बच्चों को ही करते जाना, वरना एक को पाल के खड़े हो, फिर थोड़ा सा संभल गए, फिर दूसरे में फिर वही, तो कर लो। नेक्स्ट, आपने गले में जो पहना है वो गोल्ड का है क्या? उसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी है। मुझे याद नहीं कि इस वीडियो में मैंने क्या पहना था। फिलहाल तो मैंने ये जो पहना हुआ है ये तो मीशो से है, छोटा सा गोल्डन, ये देखो। लेकिन उसमें क्या पहना था मुझे याद नहीं है। नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, आपका लैपटॉप कौन सा है, कैसा वर्क कर रहा है, प्लीज़ शेयर इट्स डिटेल। मैंने उस पर ज़्यादा काम ना करा नहीं है, एडिटिंग 2 बार करी थी, बाकी उसमें प्रोडक्ट टैगिंग वैगिंग होती है, बाकी बच्चों के क्लासरूम चल रहा है, क्योंकि वो है ना फ़ोन में थोड़ा सा ईजी होता है। मंगाया इसलिए था कि मेरे हस्बैंड कर लिया करेंगे, लेकिन वो अपने बिजनेस में इतने बिजी हैं,
वो भी नहीं चला पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा मैं कहूँ कि बहुत बढ़िया मैंने काम कर लिया एंड आई विल गिव यू अ रिव्यू, वो वाली कंडीशन तक मैं यूज़ ही नहीं कर पाई अभी, सही बताऊँ तो। करूँगी तो बताऊँगी। आप आपके फ़िश टैंक की कैसे क्या केयर करती हैं? उसकी कोई केयर नहीं करती मैं, खाना मेरे हस्बैंड देते हैं। छोटी मछलियाँ हैं वो गंदगी कम फैलाती हैं, गोल्ड फिश ज़्यादा फैलाती हैं। पहले था जब हमने गोल्ड फिश रखी हुई थी पुराने वाले घर में, तो मैं हर संडे के संडे उसका फ़िल्टर क्लीन करती थी, ठीक है। और अगर कई बार ऐसा होता है कि पंख वंख मछली के कटने लगते हैं तो उसमें ड्रॉप दवाई की डलती है, लेकिन ये वाले में जो अब आप देख रहे हो इसकी कोई केयर नहीं होती। फ़िल्टर भी इसका बहुत अच्छे तरीके का ऑटोमेटिक सा लगा हुआ है, और इसमें जब ये है कि पानी कम होता है थोड़ा, उसमें पानी इंक्रीज़ कर देते हैं। बाकी ये जो छोटे मुंह वाली मछलियाँ रहती हैं ना, ये गंदगी ना के बराबर बनाती हैं, तो बहुत ही लो मेंटेनेंस समझो इसका काम होता है अगर आपका फ़िल्टर काम कर रहा है सही से तो। बीच बीच में कभी लगे कि हाँ पानी क्लीन नहीं हो रहा है कुछ है, महीने 2 महीने में फ़िल्टर क्लीन कर दो। इनके साथ छोटी मछलियों के साथ तो 2 महीने भी चल जाता है, कोई ज़्यादा केयर की बात नहीं है। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं फ़र्स्ट टाइम कमेंट कर रही हूँ, ट्राई कर रही थी। मेरा कमेंट होता है, मुझे समझ नहीं आता कि किस एपिसोड में कमेंट करना है। जो लास्ट लेटेस्ट एपिसोड जैसे अब आप ये देख रहे हो इसमें कमेंट करो, उसके बाद अगले वाले को छोड़ के जो सेकंड आएगा उसमें आपका जवाब आएगा। नेक्स्ट, आपकी वीडियो आना बाओ क्यों नहीं आ रही? अच्छा, अब ये क्यों नहीं वाले शुरू हो गए, वो मैं नहीं थी सही, अभी भी नहीं हूँ, पता नहीं अब अगली कब आएगी, लेकिन कोशिश तो कर ही रही हूँ लगातार। मेरे 2 बच्चे और हस्बैंड और ससुर के साथ रहती हूँ। मेरे घर में मेरे हस्बैंड के कज़िन ब्रदर, उनकी वाइफ एंड उनका बेटा हर मंथ अपने बेटे के इलाज को आते हैं। उसका हर मंथ एक इंजेक्शन लगता है। वो लगभग 1 साल से आ रहे हैं। उनके और भी रिलेटिव आए हैं, जैसे हम उनके यहाँ नहीं जाते। और आप खुद सोचो, जो गेस्ट हर मंथ आता है सब करो भी और बातें भी सुने। मैं भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करती हूँ। मैं अपने स्टडी रूम एक बार रहने को दे दिया, तब से हर मंथ वो 1 वीक के लिए आते हैं और रुकते हैं। मेरे हस्बैंड ने बोला कि मेरे एग्ज़ाम है, वो इस बार कहीं और रिलेटिव के घर रुक जाएं, तो वो बोलते हैं कि उनका घर छोटा है, मेरे बेटे को सेपरेट रूम चाहिए, मैं क्या करूं? मैम, इन सब में मेरी और बच्चों की स्टडी डिस्टर्ब हो रही है। ससुर से बोलो तो बोलते हैं मैं क्या करूं, जब वो हर बार आ जाते हैं। उनको अभी 2 ईयर 6 मंथ और आना है। उनकी वाइफ का बिहेवियर बहुत टॉक्सिक है, सब चीज़ में नुक्स निकालती हैं। मैं ऐसे गेस्ट का क्या करूं? सीधे मना कर दो, सीधे, कि भाई हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। 1-2 बार होता तो हम कर रहे थे, पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है और लंबा प्रोसेस है, अब नहीं हो पाएगा। अब उसके बदले में चाहे आपकी रिश्तेदारी ख़त्म हो या कुछ हो, जितने दिन कर लिया वो भी सब हो सकता है उसमें भी पतीला लग जाए, लेकिन अभी और 2.5 साल बच रहा है ना? तो रहने ही दो इस चीज़ को आगे बढ़ाने को। अब आपके हस्बैंड ने आपका सपोर्ट करते हुए सीधे कह लिया, उनको समझ में नहीं आ रही, तो सीधे जब वो कह रही है ना मेरे बेटे को अलग रूम चाहिए, तो उनको सीधे बोलो कि भाई होटल में रूम लो एंड वहाँ रहो। अब यहाँ नहीं हो पाएगा, दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक। अब यहाँ पर एपिसोड 139 के ये सारे जवाब थे जो मैंने दिए हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। कितना लंबा हुआ आई डोंट नो, लेकिन फिर वही वाली बात की छोड़ने का मेरा मन नहीं करा। आई होप कि सभी को अपने सवालों के संतोषजनक जवाब मिल गए होंगे। अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो क्लिक कर देना सब्सक्राइब बटन पे, एंड मिलती हूँ आपसे नए एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।